नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ एक एक प्रॉपर्टीज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो किसी मेटल का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर, सपोज ये हमारा कोई मेटल है, इसके ऊपर जब हम लोग कोई लोड लगाएंगे तो ये मेटल ना तो ब्रेक करेगा और ना ही इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी इसके शेप और साइज में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को जो है स्ट्रेंथ कहा जाता है। मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी, अगर हम लोग मेटल के ऊपर लोड लगाते हैं ना तो वो ब्रेक करेगा और ना ही उसमें यील्डिंग होगा, यानी ना ही उसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो इसी को स्ट्रेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी, अगर जब हम लोग मेटल को लोड देंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग लोड को रिमूव कर देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, सपोज ये हमारा कोई जॉब है, इसके ऊपर जब हम लोग लोड लगाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग लोड को रिमूव कर देंगे, लोड को हटा देंगे, तो ये अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। इससे काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इलास्टिसिटी का, कि स्टील, ठीक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबड़ से। ठीक है, क्योंकि स्टील का जो इलास्टिक लिमिट होता है वो ज्यादा होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट हम लोग उस लिमिट को कहेंगे जहां तक अगर मेटल को हम लोग लोड देते हैं तो साइज उसका इंक्रीज करेगा, और जैसे ही हम लोग लोड हटा देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। उस पॉइंट तक हम लोग, उस लिमिट तक इलास्टिक लिमिट कहेंगे। और अगर उसके ऊपर, उस लिमिट के ऊपर अगर हम लोग लोड देते हैं तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लोड लगाएंगे तो उसमें प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। अब हम लोग जानेंगे प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो प्लास्टिसिटी, जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर लोड देंगे तो शेप उसका चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग लोड को रिमूव करते हैं, लोड को हटा देते हैं, तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें ओरिजिनल शेप को रिगेन कर पा रहा था, लेकिन लोड हटा देने के बाद ये अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टफनेस क्या होता है। टफनेस, तो जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर, ठीक है, किसी मेटल के ऊपर सडनली सडनली लोड देते हैं, ठीक है, तो वो उस लोड को, उस शॉक को रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, उस शॉक को रेजिस्ट कर लेता है, जिससे वो मेटल फ्रैक्चर नहीं करता है। ठीक है, फ्रैक्चर से पहले उस शॉक को रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो टफनेस प्रॉपर्टी में हम लोग मेटल को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टफनेस से और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम लोग किसी मेटल को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो टफनेस प्रॉपर्टी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, टफनेस प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाता है। तो टफनेस को थोड़ा सा हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। अगर टफनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, टफनेस प्रॉपर्टी किस मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर जिस मेटल के ऊपर हमरिंग करना हो, ठीक है, जिस मेटल के ऊपर हमरिंग करना हो उस मेटल के लिए टफनेस प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था टफनेस। प्लास्टिसिटी से काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नेसेसरी है आपका फॉर्जिंग के लिए। ठीक है, किसी मेटल का अगर फॉर्जिंग करना है तो उस मेटल में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है।
मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग मेटल को वायर के रूप में, तार के रूप में डिफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। इससे जो काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, और आपको 4 मेटल्स का नाम दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि किस मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। तो जो मेटल्स का नाम दिया जाता है, यही जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यही मेटल्स में से आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल, जिंक, टिन एंड लेड, ठीक है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यही मेटल्स में से आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी गोल्ड का होता है, लेकिन वायर बनाने के लिए गोल्ड का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। बेसिकली यही जो मेटल है इसी का यूज किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इसी मेटल्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा इन मेटल्स में माइल्ड स्टील्स का ज्यादा होता है डक्टिलिटी, उसके बाद कॉपर का, एल्युमिनियम, उसके बाद निकेल, फिर जिंक, टिन, लेड। आप इसको याद कर लीजिए, अगर इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इजीली इसको सॉल्व करके आओगे किसी भी टेक्निकल एग्जाम में। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? किसी मेटल को अगर हम लोग शीट के रूप में, ठीक है, चादर के रूप में अगर डिफॉर्म कर सके तो उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे भी उसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसी मेटल्स में से आपको देखने को मिलेगा। लीड, सॉफ्ट स्टील, रॉट आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी इन मेटल्स में लीड का होता है, उसके बाद सॉफ्ट स्टील, फिर रॉट आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। आप इसको याद कर लीजिए, इससे इस प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर। तो मेलिएबिलिटी क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटलनेस क्या होता है। तो सपोज ये हमारा एक मेटल है, जब हम लोग इस मेटल के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो ये मेटल बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, ठीक है, इसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी शेप और साइज में कुछ चेंजेज नहीं आएगा। ये क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो इसी को ब्रिटलनेस कहा जाता है। एग्जाम्पल में कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्रीप के बारे में। क्रीप क्या होता है? जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर, ठीक है, जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर कोई लोड देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए लोड देते हैं, ठीक है, चाहे ये अगर मेटल मान लीजिए कोई इलास्टिक मटेरियल है, फिर भी अगर ज्यादा टाइम तक इसके ऊपर लोड दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से ये मेटल हमारा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्लो डिफॉर्मेशन होगा और परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी इसके जो शेप है इस तरह से बन जाएगा इसमें, ठीक है। लोड हटाने के बाद भी ये अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ये था क्रीप। अब हम लोग जानेंगे फैटिग, ठीक है। फैटिग क्या होता है? अगर किसी मेटल के ऊपर कोई रिपीटेड हम लोग फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 न्यूटन, उसके बाद 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग रिपीटेड मेटल के ऊपर लोड डाल रहे हैं तो क्या होगा? इसका जो इनर स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण क्रेकनेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्रेकनेस आ जाएगा तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट बिलो यील्ड पॉइंट, ठीक है, बिलो यील्ड स्ट्रेस, यानी इलास्टिक लिमिट के नीचे, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से पहले ही मटेरियल क्या होगा? मेटल फेल कर जाएगा, ठीक है। तो जो क्रेकनेस होगा, इसमें क्रेकनेस आ जाता है और इसका जो साइज होगा, क्रेक होके साइज इसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था
फैटिग। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फिटर से रिलेटेड मैं जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊं समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।